देखिए, पिछली क्लास में हम लेंज लॉ के ऊपर बात कर रहे थे कि लेंज लॉ ये है कि जब किसी कोइल से निकलने वाले फ्लक्स को चेंज किया जाता है तो उस कोइल में एक ईएमएफ या एक करंट इंड्यूस हो जाता है। वो करंट या ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होता है कि ये उस चेंज को अपोज करता है जिसकी वजह से जनरेट हुआ है। अब उसके कुछ एग्जाम्पल करने के बाद हमने बात की थी कि कुछ और एग्जाम्पल है जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल है जिसमें दे रखा है कि अगर इस मैग्नेट को स्लाइड डाउनवर्ड मूवमेंट देके छोड़ देते हैं, यहां जो लगी हुई है ये है स्प्रिंग और यहां जो है वो है कोइल, कि अगर इस मैग्नेट को यहां लाकर छोड़ देते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर में करंट इंड्यूस होगा या इस कोइल में जो करंट इंड्यूस होगा वो किस तरह का होगा। देखो, जब हम इस मैग्नेट को नीचे लाकर छोड़ते हैं तो ये पहले पास आता है इसके, तो फ्लक्स क्या होता है, इंक्रीज, और ये स्प्रिंग ओसिलेट करती है, ओसिलेशन देती है। जब वापस जाती है ऊपर तो ये फ्लक्स क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो फ्लक्स एक बार इंक्रीज होता है और एक बार डिक्रीज होता है। तो पहली चीज तो ये है कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा, एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा। दूसरी चीज, स्प्रिंग के जो ओसिलेशन होते हैं ये डैम्प्ड होते हैं। डैम्प्ड का मतलब ऐसा ओसिलेशन जिसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होता है। जैसे हम झूले पे जब झूलते हैं तो झूले का इनिशियल मूवमेंट जो होता है वो होता है हाई एम्पलीट्यूड का, फिर धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है, कम। तो जब हम इस मैग्नेट को स्लाइड नीचे करके छोड़ते हैं तो ये कुछ इस तरह से मूवमेंट देगी। तो आंसर में हम ये कह सकते हैं कि वो करेक्ट ऑप्शन होगा जिसमें हो दैट करंट विल बी इन बोथ डायरेक्शन विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। क्या कह सकते हैं, करंट विल बी इन बोथ डायरेक्शन विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, कि दोनों डायरेक्शन में करंट होगा और उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक इसी तरह का एग्जांपल आता है कि मान लो फाई टी ग्राफ जो है वो दे रखा है इस तरह से कि किसी कोइल से जो फ्लक्स निकलता है वो इस तरह से है कि पहले ये फ्लक्स इंक्रीज होता है और फिर ये फ्लक्स डिक्रीज होता है। तो जो किसी कोइल के लिए ईएमएफ इंड्यूस होगा उस ईएमएफ का राइट ग्राफ क्या होगा, क्या वो ओसिलेशन टाइप का होगा। देखो, हम क्या समझ सकते हैं यहां से कि जब फ्लक्स इंक्रीज होता है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और इसमें जब होगा तो ईएमएफ कैसा होगा, फ्लक्स कम हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट इसको क्या करना चाहेगा, वापस से इंक्रीज करना चाहेगा। इंक्रीज जब करना चाहेगा तो जो ईएमएफ होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात ये है कि नेगेटिव ईएमएफ फिर पॉजिटिव ईएमएफ, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव ये भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव ये भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव ये भी हो सकता है। मतलब कंफ्यूजन ये है कि हम ये बात तो समझ सकते हैं कि जो पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा वो नेगेटिव नेचर का होगा और बाद में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो पॉजिटिव नेचर का होगा। लेकिन इसमें से सही क्या है इस चीज को हमें समझना है। देखो, E इज इक्वल्स टू हम पढ़ते हैं एन डी फाई अपॉन डी टी, साथ में क्या लगा होता है, माइनस, यही लेंज लॉ था। अब एन है नंबर ऑफ टर्न, ये तो चेंज होता नहीं, डी फाई अपॉन डी टी, इसको हम एक तरह से स्लोप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्लोप या एंगल। यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है इसका स्लोप फिक्स है। ये अब ये कितना भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, लेकिन ये जो स्लोप है ये क्या है, कांस्टेंट है। मान लो ये 30 है तो जो डी फाई, मान ले कि ये कितना है, 30 है, तो जो डी फाई अपॉन डी टी है इसकी वैल्यू यहां दी जाएगी tan 30 से। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। n चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक जो ईएमएफ है
वो नेगेटिव तो होगा, लेकिन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है कि फ्लक्स टाइम ग्राफ अगर किसी कॉइल के लिए दे रखा है तो ईएमएफ का ग्राफ क्या होगा, करंट का ग्राफ क्या होगा और पावर का ग्राफ क्या होगा। यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि जो ईएमएफ है वो यहां से यहां तक नेगेटिव होगा, लेकिन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं ये कि ईएमएफ कांस्टेंट चलेगा यहां तक नेगेटिव, और इसके बाद में कैसा होगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम के साथ ग्राफ होगा वो होगा ये, न ये होगा और न ये होगा। फिर बात अगर की जाए कि करंट के लिए क्या होगा, तो देखो I इज इक्वल्स टू जस्ट होता है V अपॉन R। यहां नया कोई साइन नहीं आता है, सिर्फ वोल्टेज को किससे डिवाइड कर देते हैं, R से। तो जो ग्राफ आएगा इस बार भी ऐसा ही आएगा, बस ये जो एम्पलीट्यूड है ये पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा हम लेते हैं पावर के लिए। अब P इज इक्वल्स टू होता है V इंटू I। अगर V नेगेटिव है, I नेगेटिव है, तो जब दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो जब पावर के लिए ये ग्राफ खींचा जाएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये पूरा ग्राफ किस में आएगा, पॉजिटिव सेक्शन में आएगा। यहां से नेगेटिव सेक्शन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेंज लॉ पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन कल किए थे, कुछ क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं। पिछला हमने किया कि अगर एक कोइल से जुड़ी हुई मैग्नेट या स्प्रिंग से जुड़ी हुई मैग्नेट कोइल में ऑसिलेट करती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होता है। ये था कि अगर फ्लक्स टाइम चेंज दे रखा हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, करंट क्या होगा और पावर क्या होगा। अब एक दो क्वेश्चन इसके और आते हैं कि मान लो ये दो कोइल है, इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है। व्हाट विल हैपन टू वैल्यू ऑफ करंट if they are number one coming close to each other, एक दूसरे के पास आती है, और दूसरा है if they are going away from each other, अगर वो एक दूसरे से दूर जा रही है तो क्या होगा। देखो जब ये पास आएगी तो हम केस फर्स्ट को डिस्कस करते हैं कि जब ये पास आएगी तो इससे जो लाइनें जनरेट होती है वो इसमें से जाएगी और इससे जो जनरेट होती है वो इसमें से जाएगी। अगर इन दोनों को हम पास में लाते हैं तो जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्राई टू डिक्रीज, इसको डिक्रीज करना चाहेगा, इसलिए जो करंट इंड्यूस होगा वो पहले से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो इसको क्या करना चाह रहा है, डिक्रीज। तो यहां से क्या आएगा, सो अपोजिट करंट इंड्यूस्ड। इसकी वजह से मान लो यहां पे 10 एम्पियर था, यहां पे 10 एम्पियर था। अब अगर 1 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो ये 10 में से 1 माइनस होके बचेगा 9 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं आई विल रिड्यूस इन बोथ कॉइल्स। जबकि अगर ये एक दूसरे से दूर जाने लगे तो जो फ्लक्स है वो क्या होने लगेगा, कम। फ्लक्स कम होने लगेगा तो ये क्या करेगा, ट्राई टू इंक्रीज, इसलिए सेम डायरेक्शन में करंट आएगा और इसलिए आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी किसमें, बोथ द कॉइल्स। ये थे लेंज लॉ के कुछ और एग्जांपल। अब हम पढ़ते हैं कि लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे किस तरह से बेस्ड है। बुक में एक थ्योरी का वो आर्टिकल दिया हुआ है। कभी कभार 1 नंबर का या मतलब मान लो छोटा ऑप्शनल क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि लेंज लॉ किस पे बेस्ड है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए ये क्या है, मान लो कि यहां कोई कॉइल रखी है, इसके पास यहां मैग्नेट रखी है,
NS आयरन कोयल है। अब हम एक काम करते हैं, इस मैग्नेट को स्लाइड सा यूं पुश करते हैं, धक्का देते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, स्लाइटली पुश, धीरे से धक्का देते हैं। तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये तेजी से इसके पास चला जाए और या तो ये वापस आ जाए। दो ही केस हो सकते हैं। इफ मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स कोइल एट हाई स्पीड, या तो और मैग्नेट विल कम्स बैक, ये वापस आ जाएगी। देखो क्या है दोनों केस। अगर ये हाई स्पीड से इसकी तरफ जाती है तो हम क्या कहेंगे, अगर हम किसी चीज को स्लाइड यूं करते हैं और वो फास्टली मूव करने लगती है, मान लो हमारे पास कोई साइकिल है, हम एक बार यूं पैडल को प्रेस करते हैं और साइकिल बाइक की रेस से चलने लगती है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब हम एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते हैं तो उसके साथ में आता है दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसको न क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वो यूं फास्टली मूव नहीं कर सकती, चाहे साइकिल हो चाहे बाइक हो कार हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम स्लाइड पुश करें, फर्स्ट गियर में डालें और कोई कार हमारे पास ऐसी हो जो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने लगी। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो क्या कहेंगे, इफ इट हैपन्स वी हैव टू एज्यूम दैट एनर्जी इज क्रिएटेड, कि एनर्जी क्रिएट हो गई है, लेकिन एनर्जी क्रिएट हो ही नहीं सकती। तो हम क्या कहेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल है ही नहीं। तो जो फर्स्ट केस हमने लिया था ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये फास्टली इसकी तरफ मूव नहीं करेगी। तो केस क्या बचता है, सेकेंड मैग्नेट विल कम्स बैक। ये अगर इम्पॉसिबल है तो ये पॉसिबल होगा क्योंकि दो में से एक काम होना है। तो मैग्नेट विल कम्स बैक, सो इट विल कम्स बैक। सेम थिंग सजेस्टेड बाय लेंज, सेम थिंग सजेस्टेड बाय लेंज। और यही चीज किसने सजेस्ट की थी, लेंज ने, कि जब कोइल के मैग्नेट पास आती है तो कोइल अपोज करती है उस चेंज को जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। किसकी वजह से, मैग्नेट के पास आने की वजह से। तो कोइल इसको अपोज करेगी, अपने पास आने से अपोज करके इसको दूर भेजेगी। यही किसने कहा था, लेंज ने कहा था। सो सेम थिंग इज सजेस्टेड बाय लेंज। तो लेंज किस चीज को प्रूव कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन को, कि एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती। तो हम ये कह सकते हैं लेंज लॉ is based on energy conservation। ये किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जिसका नाम है मोटिव ईएमएफ, कि अगर कोई कोई मूवमेंट करती है तो उसमें ईएमएफ किस तरह से इंड्यूस होता है। अब देखिए आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोटिव ईएमएफ। यहां मोटिव का मतलब मोशन से है, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मूवमेंट कर रहा है। कोई रोड हो सकती है, कोई एरिया हो सकता है। मान लो यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस से दिया हुआ है। क्रॉस के मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है इनवर्ड। इसमें एक ऐसा लूप रखा हुआ है जिसकी 3 साइड फिक्स है। मान लो ये L है, इसका जो 4th पार्ट है ये हिस्सा, ये मूवमेंट कर सकता है इधर भी और इधर भी। ये मान लेते हैं X, मतलब X जो है वो वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। तो मान लो जब ये पास आता है तो फ्लक्स कम हो जाएगा, क्योंकि जब ये पास आएगा तो लूप की साइज क्या हो रही है, रिड्यूस। और जब ये दूर जाएगा तो लूप की साइज फिर से क्या होगी, इंक्रीज। मतलब जब पास आता है तब तो फ्लक्स क्या हो जाता है, कम, और जब दूर जाता है तो फ्लक्स क्या हो जाता है, फिर से ज्यादा। इस पार्ट के मूवमेंट की वजह से जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इस पार्ट के मूवमेंट की वजह से इस एरिया में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा,
ईएमएफ के लिए जो फॉर्मूला हम लेते हैं वो होता है E इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहां सिर्फ सिंगल टर्न है तो एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1। E इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे डी बाई डी टी और फाई की जगह लिखेंगे बी ए। अगर आप लेना चाहो साथ में कोस थीटा तो कोस थीटा भी ले सकते हो, लेकिन देखो अगर ये लूप यूं रखा हुआ है तो इसका एरिया किधर है, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, तो एरिया भी अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना है 0 है। ऐसे में कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1। E इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी बी। एरिया जो रेक्टेंगल का होता है उसको हम बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ है L और ये है X, तो इसको हम लिख देंगे L इंटू X। तो क्या होगा B चेंज नहीं होता, L चेंज नहीं होता, चेंज सिर्फ कौन है यहाँ पे X। तो इसको हम लिखेंगे dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt को क्या बोलते हैं v, तो यहां से E इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं BLV। B है मैग्नेटिक फील्ड, V है वेलोसिटी, L यहां लेंथ नहीं है। L का मतलब क्या है, L इज डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ रोड। जो रोड का फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है उसके बीच की लेंथ है L। दूसरी चीज E इज इक्वल्स टू BLV। ये E तभी इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड, रोड की लेंथ और उसकी वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्या है, E will only induce if B, L and V all are perpendicular to each other। देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, कई बार आजकल तो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसमें जो लाइट सप्लाई है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी से। पहले की जो ट्रेन होती थी जिसमें डीजल इंजन होता था, कई बार जब हम उसमें बैठते थे तो ऐसा ऑब्जर्व करते थे कि जब ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती थी तब जो बल्ब होता था ट्रेन के उस बोगी के अंदर वो ब्राइटनेस ज्यादा देता था, और अगर ट्रेन की स्पीड कम होती थी तो वो ब्राइटनेस कम देता था। क्यों, देखो ये है ट्रेन के व्हील का एक्सल, ठीक है, ट्रेन की वेलोसिटी है इधर, यूं चल रही है ट्रेन, ये दोनों व्हील्स है ट्रेन के, वो पहिए हैं नीचे के, और वेलोसिटी है इधर, इस साइड में ट्रेन जा रही है। तो देखो L और V एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है ऊपर। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब जैसे जैसे ये चलती थी, वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो E ज्यादा इंड्यूस होता था, वेलोसिटी अगर कम है तो E कम इंड्यूस होता था। इसलिए इस E की वजह से अगर V ज्यादा है तो करंट ज्यादा मिलता था बल्ब को, तो ब्राइटनेस ज्यादा मिलती थी। अगर वेलोसिटी कम होती थी तो उसकी ब्राइटनेस कम मिलती थी। वहां E इज इक्वल्स टू BLV या मोटिव EMF का कंसेप्ट काम में आता था। देखो हमने अभी इसमें ये कहा था कि L जो है वो लेंथ नहीं होके डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है। इस कंसेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको एक दो एग्जांपल करके दिखाता हूं। देखिए इसको हटा देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का हो और इसी के अंदर ये एक सर्कुलर लूप नीचे की तरफ v वेलोसिटी से चलता हो, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू 0 ली जाती है। 0 ली जाने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि इसका अगर फर्स्ट पॉइंट हम ये मान लें तो लास्ट पॉइंट यहां होगा और दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना मिलेगा 0। अगर गैप 0 है तो E इज इक्वल्स टू BLV। लेंथ 0 होने के केस में E को कितना मान लिया जाता है 0। सेकेंड क्वेश्चन है, मान लो ये एक इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है,
ये एक लूप है, ये अगर नीचे की तरफ आर रेडियस है, एल इस वायर की लेंथ है, अगर ये नीचे की तरफ चलता है तो कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। तो देखो ये आर है और ये आर है, तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट गैप है वो कितना है, 2r है। लेंथ यूं है, वेलोसिटी नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड या जेड डायरेक्शन में है, तो E इज इक्वल्स टू होगा B, L की जगह पे L नहीं लेकर क्या आएगा, 2r इंटू V। अगर इसी क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इस लूप को जिसकी लेंथ L है, ये R है और ये भी R है, इसको इस डायरेक्शन में चलाएं तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस बार ईएमएफ होगा 0। क्यों? देखो यहां लेंथ यूं है, वेलोसिटी यूं है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन है और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेकिन यहां जो है ये L भी यूं है, ये है, और V भी यूं है। अगर दो चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होती है तो कोई ईएमएफ इसमें इंड्यूस नहीं होगा। ऐसा ही एक एग्जांपल और देखा जाता है, कुछ बुक्स में दे रखा है कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये एंगल 90 है। अगर इसको नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से मूवमेंट करवाएं या मान लो V से करवाएं, 1 मीटर पर सेकंड से करवाएं, ये मैग्नेटिक फील्ड B हो, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। देखो लेंथ होगी फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच की डायरेक्ट ये, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, एंगल 90 है, ये 1 एंगल 90, तो ये जो साइड होती है ये होगी √2। आंसर क्या देंगे, E इज इक्वल्स टू B, L की जगह √2 और V की जगह ये 4, तो 4√2B। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोटिव ईएमएफ के केस में ध्यान रखेंगे L डायरेक्ट इस लेंथ नहीं होके फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, जबकि जो B, L और V है ये तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। इसके ऊपर एक राइट हैंड लॉ दिया जाता है, वो किस तरह से काम करता है उसको अब हम देखते हैं। देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ। फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ क्या है कि मान लो ये अपना राइट हैंड है, इसकी दोनों फिंगर और थंब को एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे इस तरह से एडजस्ट किया जाए। क्या है, इफ 2 फिंगर्स एंड थंब is adjusted at 90 degree angle to each other, एक दूसरे से कितने एंगल पे एडजस्ट किया जाए, 90 पे। देन फर्स्ट फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, थंब जो है ये वेलोसिटी को शो करेगा। देन जो सेकंड फिंगर है, सेकंड फिंगर ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को शो करती है या और टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल की तरफ इंडिकेट करती है। कैसे, देखो मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें इस वायर को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। पूछा जाए कि जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या होगा, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये है कि अगर फिंगर दोनों और थंब इनको इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड में हो। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिया हुआ है क्रॉस से, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड है। थंब जो है ये होना चाहिए वेलोसिटी के डायरेक्शन में, अब वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, थंब है इस डायरेक्शन में, ये रहा इस एरो पे,
तो जो सेकंड फिंगर है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर। तो जो करंट का डायरेक्शन है वो हम क्या दे सकते हैं, B2A। फिर से देखिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है वेलोसिटी, तो ये फिंगर किधर जा रहा है, ऊपर। तो जो करंट का डायरेक्शन है वो है B2A। इसके मैं आपको दो चार और एग्जांपल समझा देता हूं कि फ्लेमिंग्स फर्स्ट एंड राइट हैंड रूल को किस तरह से काम में ले सकते हैं। इसी के जैसे दो चार एग्जांपल हैं। मान लो हमसे पूछा जाए, देखो दो एक जैसे क्वेश्चन है, पहले इसको करते हैं एक बार। अगर इसको नीचे की तरफ मूवमेंट करवाएं तो करंट किधर होगा। देखो राइट हैंड रूल क्या है, ये फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब है। फर्स्ट फिंगर करंट के डायरेक्शन में हो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड है, तो ये अंदर। थंब जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो। वेलोसिटी किधर दी हुई है, नीचे की तरफ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये नीचे की तरफ वेलोसिटी है। ये देखिए थंब है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। तो जो करंट का डायरेक्शन है वो जा रहा है इधर, किस डायरेक्शन में, फ्रॉम A टू B। तो जो करंट का इंड्यूस्ड का डायरेक्शन है वो हम क्या दे सकते हैं, फ्रॉम A टू B। दूसरा इसी का क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो दो एक जैसे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल में सिर्फ क्लोज लूप है, दूसरे एग्जाम्पल में इस क्लोज लूप के ऊपर और नीचे दो पार्ट निकले हुए हैं। इसको भी इधर लेके जाते हैं और इधर भी लेके जाते हैं। पूछता है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या है। देखो ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों की जो लेंथ है ये वेलोसिटी के पैरेलल है। तो इन दोनों में तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो कितना होगा, 0। बच गए ये दो हिस्से। राइट हैंड लॉ क्या है, इफ फर्स्ट फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा, वेलोसिटी है इधर, तो दोनों में ही करंट किधर है, ऊपर है। इसका करंट इधर से आएगा, इसका करंट इधर से आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैसे, जैसे रामायण वगैरह जब हम देखते हैं तो दो तीर आते हैं, एक इधर से एक इधर से, और दोनों एक पॉइंट पे जिस पे आके मर्ज होते हैं वहां एक दूसरे को क्या कर देते हैं, खत्म। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो उसमें चाहे ट्रायंगुलर लूप हो, सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, इन सब में ही इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाता है, 0। अगर ये होता तो इसका 0, इसका 0, लेकिन अब करंट यहां से आएगा, यहां से आएगा, और करंट किधर चला जाएगा, ऊपर। इस केस में जबकि इस क्लोज लूप के ऊपर और नीचे इस तरह का पार्ट जुड़ा हुआ हो, तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो 0 होने की बजाय किधर हो जाएगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके अगले केस में। अब हम देखते हैं कि जो मोटिव ईएमएफ है इसका नेक्स्ट केस कुछ इस तरह से आता है कि मान लो एक रोड है, एक रोड दी गई है, इसको यहां से क्लैंप कर दिया जाए। इसकी जो लेंथ है ये हमें दे रखी है L। यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, और इसको यूं सर्कुलर रोटेट करवाया जाए, यूं। तो इस रोड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या है टॉपिक, इफ ए रोड ऑफ लेंथ L is clamped at one edge and now rotated at omega speed in perpendicular magnetic field, then find इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए इसमें एक जैसे 3 क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। पहले हम इसको समझते हैं, क्या किया गया है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस से शो किया हुआ है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ है। अब इस रोड को यहां पे क्लैंप करके अब इसको यूं रोटेट करवाया जाता है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है E = BVL। B है मैग्नेटिक फील्ड, चलो B तो है गिवन, L लेंथ है ये भी गिवन है, लेकिन जो V है ये दिया हुआ नहीं।
अब v को कैसे फाइंड आउट करें? देखो यहां जो स्पीड दी हुई है वो दी हुई है ओमेगा, और ये कैसी स्पीड है? ओमेगा एंगुलर स्पीड है। तो हम एक रिलेशन जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है v अपॉन आर। क्या होता है? v अपॉन आर। तो हम एक काम करते हैं, यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पे यहां एक एलिमेंट लेते हैं dx लेंथ का। किस लेंथ का? dx लेंथ का। इस एलिमेंट का मोटिव ईएमएफ निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? E इज इक्वल्स टू, या इसको लिखेंगे DE, क्योंकि हम एक एलिमेंट के लिए इसको निकाल रहे हैं। V होता है यहां से ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा इंटू आर है वो रेडियस जिसपे वो रोटेट हो। तो किस रेडियस पे है? x रेडियस पे है। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? x इंटू लेंथ। कितनी लेंथ है इसकी? dx। हमने एक एलिमेंट एज्यूम किया है जिसकी लेंथ dx है, सेंटर से x डिस्टेंस पे है, और इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करवा रहे हैं। तो इस रोड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो ये हमने लिखा है, DE एलिमेंट का ईएमएफ है, B मैग्नेटिक फील्ड है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, x इसकी रेडियस है और dx इसकी लेंथ है। अगर कंप्लीट के लिए लेना चाहें तो हम इसका कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो DE का इंटीग्रेशन होगा E, ये B ओमेगा, और x का इंटीग्रेशन देखो x रेस टू पावर n, इसका इंटीग्रेशन होता है x रेस टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो इसका होगा पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2, और नीचे भी 1 प्लस 1 2। तो यहां आएगा x स्क्वायर बाई 2। कितनी हो सकती है लेंथ? x 0 से लेके l तक हो सकता है। तो जो हम इसका इंटीग्रेशन है वो करेंगे 0 से l तक। यहां भी लिख देंगे 0 से l तक। तो E का जो फॉर्मूला आता है, ये आता है हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। रेडियस r दी हुई हो तो हम इसको ले सकते हैं हाफ b ओमेगा r स्क्वायर। क्या समझ में आया यहां से? कि अगर एक रोड हो जिसको l इसकी लेंथ दी हुई हो, ओमेगा एंगुलर स्पीड से किसी मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर है उसमें रोटेट करवाया जाए, तो जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर या हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। इस एक ही आर्टिकल पे 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर यहां एक रोड नहीं होके ऐसी 4 रोड होती तो क्या करते हैं हम? क्या टॉपिक है? देखिए, मान लो ये 4 रोड है, सबकी लेंथ L है, और इन चारों को सेम पॉइंट से क्लैंप किया गया। 4 हो सकती है, या मान लेते हैं लेट n रोड्स, या स्पोक्स हम बोल सकते हैं इनको। जैसे पुराना जो साइकिल का टायर आता था जिसमें ताड़ियां लगी हुई होती थी, स्पोक्स जिनको बोलते थे। मान लो n है, अब ये टायर यहाँ पे यूं रोटेट होता है, ये इस तरह से रोटेट हो, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? देखो, एक रोड में कितना है? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब सबका पॉजिटिव पॉइंट एक तरफ होगा और नेगेटिव पॉइंट एक तरफ होगा। चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे n हो, कितनी भी ऐसी रोड हो सकती है। याद ये रखना है कि इफ n cells are connected in parallel, अगर n सेल जो है वो पैरेलल में जुड़े हुए हो तो भी जो नेट ईएमएफ होता है वो NE नहीं होकर E ही होता है। चाहे 1 सेल हो, चाहे 2 सेल हो, चाहे 5 सेल हो, चाहे n सेल हो। जैसे हम देखते हैं कि जो ट्यूबलाइट सोइटोच जो होती है वो इस तरह से होती है। इसको पीछे से हम खोलते हैं, 1 2 3 4 5 ऊपर से हम सेल इसमें डालते हैं। ये सब सेल सीरीज में होते हैं, इनको पैरेलल में इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि अगर n सेल होते तो भी ईएमएफ कितना मिलता? E। तो अब चाहे 1 रोड हो, 2 रोड हो, 5 रोड हो या n रोड हो, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अब भी कितना होगा? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। अगर इसकी जगह हमें कोई डिस्क दी हुई हो
जो कंप्लीटली फील्ड हो, ये लो, और ये यूं ओमेगा स्पीड पे रोटेट होती हो, तो हम फिर से ये मान सकते हैं कि इसमें एन की जो वैल्यू है वो बहुत हाई हो गई है। आधी डिस्क हो, पूरी डिस्क हो, या एन स्पोक्स लगे हुए हो, हर केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये होता है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ का केस। इसी में एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं, उसकी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है कि मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से कोई लेंथ की रोड जुड़ी हुई है। मान लें कि ये L लेंथ है और ये 2L लेंथ है, और फिर इसको यूं रोटेट करवाया जाए। क्या क्वेश्चन आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्वेश्चन है ए रोड ऑफ लेंथ 2L इज attached to a string of length L, and now it is rotated at angular speed omega. Then find induced EMF in rod. अब इसमें जो induced EMF है वो कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन जब आए तो क्या करते हैं, हमने अभी क्या कहा था, यहां से x डिस्टेंस पे हम एक एलिमेंट लेते हैं जिसकी लेंथ है dx। इसका ईएमएफ हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो DE इज इक्वल्स टू लिखा जाता है BVL, और इस V की जगह पे हमें कितना लिखना होता है, ओमेगा r। तो ओमेगा आर कितना है, सेंटर से इसकी जो रेडियस है ये है L प्लस एक्स। इस एलिमेंट का ई हम निकालने जा रहे हैं जो कितनी रेडियस पे है, L प्लस एक्स पे। तो यहां हम लिखेंगे L प्लस एक्स इंटू लेंथ जो हमें दे रखी है dx, और फिर इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। लेंथ कितनी चेंज हो सकती है, ये x 0 से लेके यहां तक यानी 12 तक, तो इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे 0 से लेके 12 तक। dE का इंटीग्रेशन होगा E, B ओमेगा, L का इंटीग्रेशन होगा Lx, और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2। यहां L के पास में x नहीं था इसलिए x आ गया, और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2। 0 से लेके कहां तक, 12 तक। ये B ओमेगा, x की जगह जब हम 12 लिखेंगे तो आएगा 12 स्क्वायर, और इसकी जगह जब लिखेंगे तो आएगा 4L स्क्वायर बाई 2। 2 से इसको हटाएंगे तो आएगा 2, और टोटल जब हम इसको कर देंगे तो आएगा 4B ओमेगा L स्क्वायर। ये लेंथ चेंज भी हो सकती है, अगर 12 की जगह L होता तो इंटीग्रेशन कर देते 0 से L तक। अगर इसकी लेंथ 12 होती तो ये होता 2L प्लस एक्स, और जो इसकी लेंथ होती वो इसकी इंटीग्रेशन लिमिट कर दी जाती। ये था मोटिव ईएमएफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, या हम कह सकते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाय।